हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडीज यूट्यूब चैनल में। मैं आर्यन भाटी एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लगातार बीएसटीसी की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर 2015 से लेकर 25 तक पूछे जा रहे हैं और एग्जाम बिल्कुल आपका नजदीक है, तो आपको लगातार इस वीडियो को देखना है और हर प्रश्न के ऑप्शन पर भी आपको गौर करना है कि जो हमारा जो लगभग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही बताया जा रहा है। बिल्कुल शानदार क्लास शुरू करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी की। तो चले आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, अभिनव का पर्यायवाची शब्द है। अभिनव का पर्यायवाची शब्द है, तो अभिनव का पर्यायवाची शब्द आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो पहला प्राचीन, नवीन, विशिष्ट और सामान्य। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न को गौर से देखना है कि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है तो आपको अभिनव का बिल्कुल जो है पर्यायवाची लिखना है, आपको पर्यायवाची लिखना है, आपको विलोम नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा नवीन। अभिनव का अर्थ भी नया होता है और यहाँ पर जो है नवीन का अर्थ भी नया होता है। विशिष्ट का सामान्य, प्राचीन तो इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाएगा, विपरीत अर्थ होने वाला होगा। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो प्रश्न आ रहा है कि दुर्लभ का विलोम शब्द है। अब यहाँ पर विलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो आपको घोर से इसको देखना। देखो विलोम, दुर्लभ का विलोम क्या होने वाला है? दुर्लभ का विलोम हो जाएगा आपका सुलभ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कठिन का देखते हैं, कठिन का हो जाएगा सरल, कठिन का सरल हो जाएगा। और यहां पर दुर्लभ का समानार्थी शब्द है, दुर्लभ का जो समानार्थी शब्द है सुलभ, दुर्लभ का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुलभ। अलभ्य क्या हो जाएगा? अलभ्य हो जाएगा। दुर्लभ का समानार्थी शब्द हो जाएगा अलभ्य, यानी समान अर्थ देने वाला हो जाएगा अलभ्य और दुर्लभ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुलभ। स्ट्रक्चर हट के सका। ठीक है, तो देख ले एक बार से, यहां पर जो है दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ और कठिन का हो जाएगा सरल, कठिन का हो जाएगा सरल। अलभ्य जो शब्द होता है वो दुर्लभ का समानार्थी शब्द होता है, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द होता है। दुर्लभ का अर्थ होता है जो मिलना मुश्किल हो, या कह सकते हैं जो मिले ही नहीं। दुर्लभ यानी मिलना जो कठिन होता है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, कह सकते हैं जिसको प्राप्त करना कठिन हो, उसके लिए आएगा दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, उसी प्रकार से अलभ्य का मतलब भी यही होता है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो। और इसका जो है दुर्बल का मतलब हो गया जिसके पास बल नहीं हो, या जो बल से रहित हो या कमजोर हो। तो ये जो शब्द आपको ध्यान रखना है कि दुर्लभ का विलोम क्या होने वाला है? दुर्लभ का विलोम होने वाला है सुलभ। और समानार्थी शब्द पूछे तो ये हो जाएगा अलभ्य, ठीक है ना। आगे चल के देखते हैं। आगे आपके सामने एक इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। आगे प्रश्न आ रहा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो है आपको कई बार पूछा जा रहा है शब्द शुद्धि के अंदर। तो देखो सन्यास, सन्यास, सन्यास और सन्यास, ये शब्द इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शब्द शुद्ध हो जाएगा सन्यास, ठीक है ना। यहाँ पर अनुस्वर लग जाएगा इसके ऊपर। यदि इसको हमें इस प्रकार से लिखे तो ये बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है संधि का नियम होता है कि जैसे ये जो है मैं होता है, संधि करते ही
जो है वापस ये अनुस्वर में बदल जाता है। यहाँ पर अनुस्वर लगा नहीं है तो अशुद्ध हो जाएगा, और ये दोनों ही शब्द यहाँ पर तीनों ही शब्द अशुद्ध है। और संन्यास शब्द एकदम बिल्कुल सही है, जिसके ऊपर अनुस्वर लगा होता है, और ये मैं आगे जाते ही अनुस्वर में बदल जाता है। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है, चतुरानंद शब्द में कौन सा समास है? चतुरानंद शब्द में कौन सा समास है? चतुरानंद, ठीक है ना। इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह इसका क्या होने वाला, देखो इसका विग्रह हो जाएगा, चार हैं जिसके आनंद, चार हैं जिसके आनंद। अब आनंद का मतलब यहां पे होता है मुख, आनंद का मतलब होता है मुख, यानी चार हैं आनंद जिसके। अब यहां पर जो है चार शब्द हैं वो पूर्व पद है, और आनंद शब्द है वो है उत्तर पद, ठीक है ना। पूर्व पद और उत्तर पद, ये पहला पद पूर्व पद और उधर वाला उत्तर पद। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के कोई तीसरा अर्थ देता है, तीसरा अर्थ देता है, तब वो समास हो जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो जाता है, यानी एक पद उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ देता है, तब वो समास हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर जो चतुरानंद का बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। और इसका तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? तीसरा अर्थ निकलेगा ब्रह्मा, चार हैं जिसके मुख अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पर जो है सही अर्थ इसका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और चतुरानन का सही समास विग्रह होगा, चार हैं जिसके आनंद। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, महात्मा शब्द का सही समास विग्रह क्या होने वाला है? महात्मा शब्द का सही समास विग्रह, महान आत्मा, महा की आत्मा, महान और आत्मा, महान से आत्मा। यहां पर यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। अब है जो यहां पर नहीं आया, यहां पर ये जो है कि द्वारा यहां पर दे दिया है, इसका एक ऑप्शन एक नंबर सही हो जाएगा। महान है जो आत्मा, अर्थात यहां पर जो है आत्मा शब्द क्या हो जाएगा? आत्मा शब्द है विशेष्य, क्या है? विशेष्य शब्द है, और महान शब्द है विशेषण। विशेषण तो अभी आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि विशेष्य और विशेषण का संबंध किस समास के अंदर होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध आपके हो जाएगा यहां पर कर्मधारय समास के अंदर, कर्मधारय समास के अंदर हो जाएगा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाएगा। यानी पहला पद हमेशा विशेषण होता है, तो यहाँ पर पूर्व पद विशेषण हो गया, और उत्तर पद हमेशा विशेष्य होता है, तो यहाँ पर समास महाआत्मा, महात्मा के अंदर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समास अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करके जाना है। बहुत जल्दी एग्जाम है, तो आपको घबराना नहीं है, और लगातार उसकी तैयारी के साथ में जुट जाना है। आगे चल के देखते हैं, प्रश्न आने वाला है, निराश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निराश शब्द के अंदर उपसर्ग पूछा गया है, निराश, निर और आस उपसर्ग है, या आशा कह सकते हैं, निराश। तो यहां पर जो है उपसर्ग आने वाला आपका पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे चल के देखते हैं, दुर्गम शब्द का, दुर्गम शब्द में उपसर्ग है, दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दुर्गम, दुर और गम शब्द आया है, दुर्गम, ठीक है ना, दुर्गम। यहां पर जो है नीचे दुर्गम। तो यहां पर अपन को यह समझना है कि गम का मतलब होता है जाना और आना, ठीक है ना। दुर्गम आना जाना, गमन करना, गमन करना मतलब आना जाना होता है। दूर का मतलब होता है के बिना, अर्थात जहां पर या जिस पर, जिस जगह पर या जहां पर कह सकते हैं अपन, जहां पर जाना कठिन हो,
या जहां पर जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, जहां पर जाना कठिन हो उसे कहते हैं हम दुर्गम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन दुर्गम। ठीक है ना, दुर्गम, जहां पर जाना कठिन हो, दुर्गम। अब देखिए बाल्यावस्था में कौन सी संधि है। बाल्यावस्था में संधि पूछी गई आपको, तो बाल्यावस्था शब्द यहाँ पर पहले लिखते हैं। देखो बाल्यावस्था, अब यहाँ पे संधि को अच्छी तरीके से समझना है। संधि संबंधी एक प्रश्न आपके, एक दो प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेंगे, और आपको ट्रिक भी बताई हुई है मेरे कि आपको किस प्रकार से ट्रिक से इसको पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। बाल्य और अवस्था, या इसको कह सकते हैं कि बाल अवस्था। तो यहां से क्या शब्द आने वाला है, यहां से जो पीछे यह के साथ में क्या है, अ है, ठीक है ना, और सामने क्या है, अ है। तो यहां पर अपन का किस संधि का नियम है कि ए और ए मिलकर के आ का निर्माण होता है। यहाँ के ए और ए मिलकर के आ का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ये किस संधि में होता है, ये होता है दीर्घ स्वर संधि के अंदर, दीर्घ स्वर संधि के अंदर होता है। और इसका जो है दीर्घ स्वर संधि आपका एकदम सही ऑप्शन होने वाला है। यानी ए और ए मिलकर के आ बनता है, उसी प्रकार से ई और ई यानी छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के क्या बनने वाला है, बड़ा ई बनने वाला है। तो यहां पर देखो उसी प्रकार से छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के ई बनने वाला है, बड़ा ई बनने वाला है। और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण होता है, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जहां पर दीर्घ स्वर का निर्माण होता है और जहां वाक्य के बीच में यदि दीर्घ शब्द के बीच में यदि यहाँ पर जो है दीर्घ वर्ण की मात्रा आपको लघवी नजर आती है, तो आपको समझ जाना है दीर्घ स्वर संधि के अंदर यह किसका है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होने वाला है। आगे चल के देखते हैं विद्याभ्यास में कौन सी संधि है। विद्याभ्यास अभी यहाँ पर देखे हैं, देखो उसी नेम को वापस यहाँ पे फॉलो करना है। विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास, यहां से आ रहा है और इधर से ए आया है, यानी इसमें ए की स्वर आ रहा है, इधर से आ स्वर आ रहा है। ए और आ मिलकर के क्या बन रहा है, आ स्वर बन रहा है। आ स्वर की संधि में बन रहा है, पीछे हमने देखा है। वापस वही आंसर आपका दीर्घ संधि के अंदर बन रहा है। आगे चल के देखते हैं गजेंद्र में कौन सी संधि है। गजेंद्र यानी गज इंद्र। अब यहां पर इस संधि को समझना है, गज धन इंद्र। यहां पर जो है अ और इधर से ई। अब ये किस संधि का नियम आपको ध्यान रखना है। नियम आपको पता याद करना होगा, नियम के बगैर आप यहाँ पे कुछ संध्यांक सरल नहीं कर सकती हो। यानी ए के साथ में ई आने से इसका क्या हो जाता है, ए बन जाता है। अब ए किस संधि के अंदर बनता है, यहाँ पर ए मतलब एक मात्रा, ठीक है ना, और ए और ओ। अब यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी इस प्रकार, ओ की मात्रा, और इस प्रकार ए की मात्रा किस संधि के अंदर आती है, हमेशा वो गुण स्वर संधि के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है गजेंद्र सही हो जाएगा, इसका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गजेंद्र। गज धन इंद्र, यानी यहाँ से ए और ई मिलकर के क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और ए की यहाँ पर ये मात्रा लगाई हुई है, इसका मतलब गजेंद्र यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आगे आपके सामने आ रहा है जो ऋण से मुक्त हो के लिए एक शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपके सामने। देखो कि जो ऋण से मुक्त हो उसके लिए एक शब्द कौन सा आने वाला है। जो ऋण से मुक्त हो उसे ऋणी, निऋण और ऋण मुक्त। ऋण मुक्त भी नहीं कहेंगे यहाँ पर, ऋण मुक्त बिल्कुल गलत है, उसको कहेंगे उऋण। क्या कहते हैं, उऋण, उऋण कहते हैं। ऋण से मुक्त नहीं कह सकते उसको, ऋणी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है उसे ऋणी कहते हैं। और उऋण यानी कर्जे से मुक्त होता है या ऋण से जो मुक्त होता है उसे उऋण कहते हैं, उऋण। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आगे चल के देखते हैं। अब देखो आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है, आत्मनिर्भर शब्द के अंदर कौन सा समास है।
तो इसके पहले समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आत्मनिर्भर, या कह सकते हैं आत्म का मतलब स्वयं पर निर्भर, यानी स्वयं पर निर्भर। अब जो पर परसर्ग किस समास के अंदर होता है, या कारक चिन्हों का जो लोप होता है, कारक चिन्हों का जो लोप होता है वो किस समास में होता है? कारक चिन्हों का लोप हमेशा आपको है तत्पुरुष समास के अंदर देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। ये नहीं, यहां पर जो है कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होने वाला है। अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कारक चिन्हों का लोप होता है, उसमें में और पर किस जो है तत्पुरुष समास के अंदर होते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर होते हैं। आगे चल के देखते हैं, आगे जो होता है फिर से समास संबंधी प्रश्न आ गया है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द में कौन सा समास है? अब इस प्रकार का यदि प्रश्न आ सकता है तो यहाँ पर जो समास को खोजना कठिन होता है, परंतु यहाँ देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलने वाला है। सर्वज्ञ यानी सभी को जानने, सभी को जानने वाला, सभी को जानने वाला। यहां पर सर्वज्ञ का मतलब होता है, सर्वज्ञ यानी सभी को जानने वाला। तो यहां पर जो है ये ज्ञ है, ये इसका पूर्व पद है। यानी इस प्रकार यदि एक ही वर्ण शब्द के अंतिम रूप में, शब्द में अंतिम में, शब्द में जो शब्द के अंदर सबसे अंतिम होता है एक ही वर्ण, और ये इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं हो, तो उस प्रकार के शब्दों के अंदर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास भी कैसा होता है? उपपद तत्पुरुष समास होता है। उपपद तत्पुरुष समास यानी उपपद तत्पुरुष समास होता है। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि सभी को जानने वाला, यहाँ पर जो ज्ञ शब्द है, अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण है, पूरे पद का अर्थ बदल रहा है, परंतु उसका स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। एक नंबर ऑप्शन, नंबर ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। यानी इस प्रकार के शब्दों के ऊपर गौर से आपको ध्यान देना होगा। आगे चल के देखते हैं, आगे शब्द आ रहा है सदा सत्य बोलना चाहिए। इस वाक्य, ये वाक्य किस प्रकार का है? यानी वाक्य पूछा आपको कि ये किस प्रकार का वाक्य है। अब देखो, हमने वाक्य पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ाया था कि आपको रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, परंतु अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पूछ लिया गया है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, विधानार्थक, अज्ञार्थक, संभावना वाचक या इच्छार्थक। तो सत्य बोलना चाहिए, यह पर हमारी क्या है? इच्छा। सत्य बोलना चाहिए, सबको सत्य बोलना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। इच्छा है तो ये वाक्य हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य। डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। एकदम साधारण वाक्य होता है, जैसे पवन खेलता है, पवन खेलता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकले। जो बात वक्ता कहता है और सुनने वाला जो श्रोता होता है उसका वही अर्थ निकालता है। वहां पर विधानार्थक वाक्य होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। और अज्ञार्थक, यदि कहीं पर आज्ञा देने का भाव हो, आज्ञा देने का भाव होता है, वहां पर अज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे यदि बात करते हैं अज्ञार्थक वाक्य की कि तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओ, ये आज्ञा दे रहे हैं, अज्ञार्थक वाक्य हो गया, तुम स्कूल जाओ। अर्थात या तुम इधर आओ या तुम ये काम करो, ये आज्ञा दे रहे हैं, तो अज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। संभावनार्थक, संभावना यानी आज, जैसे संभावना व्यक्त करने वाला वाक्य होता है, कहीं पर आशंका या संभावना होती है। यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि आज बारिश होगी, संभावना यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहां पर संभावना और इच्छार्थक वाक्य में इच्छा व्यक्त होती है। जहां पर इच्छा व्यक्त होती है, इच्छार्थक वाक्य सीधा वाक्य होता है। विधानार्थक वाक्य जहां पर आज्ञा का आदेश होता है, आज्ञा होती है, वहां पर
आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा और संभावना प्रकट करने वाला वाक्य संभावनावाचक वाक्य होने वाला है। आगे जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न आ रहा है वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये वाक्य है। अब यहाँ पर अपन को रचना के आधार पर वाक्य पूछ लिया गया है। वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो यहाँ पर तो दो वाक्य देखो, वह पढ़ता पढ़ना, वह पढ़ना या पढ़ता, और दूसरा है पास हो जाता, ठीक है ना, दो वाक्य हैं। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि ये जो वाक्य है आश्रित वाक्य है, ये प्रथम दूसरे पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता, तो यहाँ पर जो है वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये वाक्य कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है कि मिश्र वाक्य के अंदर हमेशा जो है हमेशा की, क्योंकि, ठीक है ना, किंतु, परंतु, जो, सो, इस प्रकार के जो योजक चिन्ह होते हैं वो इससे वाक्य जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब देखिए आगे प्रश्न है आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरा, आपने कई बार इस मुहावरे का अर्थ पढ़ा होगा और समझा भी होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको देखो, देखना, घूरना, क्रोध प्रकट करना या डरना। यहाँ पर आंखें दिखाने का मतलब हो गया क्रोध प्रकट करना, आंखें दिखाते ही डरना, क्रोध प्रकट करना। आगे प्रश्न आ रहा है 9 2 11 हो जाना। फिर से मुहावरा पूछ लिया गया है, 9 2 11 हो जाना अर्थात भाग जाना। ये तो आपने कई बार समझा है, पढ़ा है, ये नहीं भाग जाना। घंटी बजते ही बच्चे 9 2 11 हो गए अर्थात भाग गए। आगे देखते हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब ये सारे वाक्य आपको पढ़ करके समझना होगा कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो आगे, मुझे 2 किताब चाहिए, मुझे 2 किताब चाहिए, अशुद्ध हो गया। यहाँ पर 2 शब्द आया है, यानी जो है बहुवचन आया, परंतु किताब यहाँ पर एक वचन प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर ये वाक्य गलत हो गया। मुझे 2 किताबें चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या अशुद्धि है? मुझे 2 किताबें चाहिए हैं, अब ये पर इस प्रकार यहाँ पर अशुद्ध हो गया। मुझे 2 किताबें चाहिए, यहाँ पर चाहिए लिखा हुआ भी गलत है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे है उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, वाक्य किस वाच्य में है? हमने एक क्लास आपको आपके सामने रखी थी वाच्य संबंधी, यानी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा वाच्य समझाने का प्रयास किया गया है। यानी वाक्य में किसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसमें वाच्य प्रकट होता है। कौन सा क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या जो है कृतवाच्य है। तो यहाँ पर अपन को देखना है के द्वारा, मैंने वहां पे बताया था कि द्वारा शब्द के साथ में हमेशा कौन सा वाच्य जुड़ा हुआ होता है? द्वारा शब्द के साथ में हमेशा कर्मवाच्य जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है ना। और न के साथ में हमेशा कृत्यवाच्य जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और भाव के अंदर भाव प्रकट किया जाता है, पूरे पद का क्रिया के आधार पर उसका भाव ज्यादा पता लगाया जाता है, भाव के ऊपर ज्यादा बात होती है। जबकि यहां पर जो है कर्ता को पहले लिखा जाता है, कृतवाच्य के अंदर कर्ता को हमेशा पहले लिखा जाता है, कर्ता पहले आता है, यहाँ पर कर्ता पहले आता है, और यहाँ पर जो है कर्म पहले आता है, कर्म वाक्य के अंदर पहले लिखा जाता है। यानी किताब राम के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो किताब कर्म है उसको हमने पहले लिखा है, और कृतवाच्य के अंदर हमेशा कर्ता पहले आता है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, यहां पर जो है राम ने किताब पढ़ी है। अब राम ने किताब पढ़ी है तो यहाँ पर जो है राम शब्द क्या है? कर्ता है। यहाँ पर ज्यादा वाक्य के अंदर मैं तो किसको दिया गया है? कर्ता को। तो यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वो कृतवाच्य वाक्य हो जाएगा, कृतवाच्य वाक्य होने वाला है, कृतवाच्य वाक्य यहां पर होने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार कृतवाच्य और कर्म या कर्म की प्रधानता होती है, वहां पर क्रमवाच्य होता है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं धर्म कर्तव्य प्राण शब्द का संधि समास जो है विग्रह क्या होने वाला है।
कर्तव्य प्राण, कर्तव्य में प्राण, कर्तव्य में प्राण, अर्थात समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष अधिकरण समास होने वाला है, अधिकरण तत्पुरुष समास होने वाला है। यानी कर्तव्य में प्राण होता है, कर्तव्य का प्राण नहीं होता है, कर्तव्य के प्रति भी प्राण नहीं होता है, और कर्तव्य और प्राण नहीं होता है, इसमें में प्राण होता है। कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने वाला कर्तव्य प्राण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग आपको ढूंढना है। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं और उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अत्याचार, अत्याचार यहाँ पर इसका हम विग्रह करते हैं या इसको हम अलग करते हैं तब पता चल जाता है। जैसे अतिधन आचार हो जाएगा, अतिधन आचार हो जाएगा। यहाँ पर जो है ई आया, इसमें संधि कौन सी, देखो ई आया है और सामने आ आने से ई का क्या बन गया है, ई का यहाँ पर यह बन गया है, ई का यह बन गया है, और यहाँ पर आगे जो आ की मात्रा इसके साथ में लग गई है, अत्याचार शब्द बन गया है। ठीक है ना, अत्याचार शब्द यहाँ पर बन गया है, और अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और संधि इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि होने वाली है। ठीक है ना, संधि को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि यह के पहले आधा वर्ण आता है और वैसे पहले आधा वर्ण आता है, रे से पहले आधा वर्ण आता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें यण संधि ही होगी। ठीक है ना, यण संधि ही होगी। आगे चल के देखते हैं सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख समास विग्रह करते ही पता चल जाएगा। सुख और दुख, और शब्द बीच में जुड़ा हुआ है, और से दोनों शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और योजक चिन्ह से, तो और किस में आएगा, और योजक चिन्ह द्वंद्व समास के अंदर आता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। इसी प्रकार के ट्रिक से आपको समझना है, समास को जल्दी पकड़ना है। समास संबंधी हमने काफी प्रश्न आपके सामने लिए हैं, आसानी से आप किसी भी प्रकार का समास, संधि और प्रत्यय और उपसर्ग संबंधी सवाल हमने काफी, जो लगभग 2015 से लेकर 26 तक जितने भी सवाल बीएसटीसी के अंदर पूछे गए हैं हिंदी संबंधी, वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। आगे चल के देखते हैं प्रश्न कौन सा आने वाला है आपके सामने। मनुष्यत्व में प्रत्यय कौन सा है, मनुष्य, मनुष्यत्व अच्छे गुण, यदि मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं वो मनुष्यत्व कहलाता है, मनुष्यत्व। ठीक है ना, तब उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तय डबल आधा नहीं आएगा, तय एक ही आएगा, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। ठीक है ना, अब देखो ये मनुष्य शब्द है, उसका भी भाववाचक बना है। आगे प्रश्न आ रहा है अशुभ का विलोम होने वाला। अशुभ का विलोम क्या है, अशुभ का विलोम हो जाएगा शुभ, अशुभ का विलोम हो जाएगा शुभ। अनिष्ट का मतलब होता है जो सही ना हो या बिल्कुल ठीक ना हो, बुरा हो, कह सकते हैं कि जो एकदम बुरा हो उसे अनिष्ट कह सकते हैं, अनिष्ट। और अनुचित का विलोम हो जाएगा उचित, अनुचित का विलोम हो जाएगा उचित। बुरा का हो जाएगा अच्छा, बुरा का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और शुभ का हो जाएगा अशुभ, अशुभ। ठीक है ना, शुभ का अशुभ होने वाला है। अनिष्ट का मतलब होता है जो बुरा होता है उसे अनिष्ट कहते हैं, या बुरा होने का जो भाव होता है वो अनिष्ट कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है दिवाकर शब्द का अर्थ क्या है। अब दिवाकर शब्द का अर्थ पूछ लिया गया है। दिवाकर किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको देख लो। दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, ये किस प्रकार के पर्यायवाची हैं या किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची है। किसके हैं, सूर्य के। दिवाकर का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, या इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य, दिवाकर। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा को शशि भी कहते हैं या चांद भी कहते हैं, चांद, शशि, चांद, शशि, राकाइस, ठीक है ना, रजनीश, रजनीश, इसी प्रकार के चांद, शशि और मयूख, मयूख, इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द यदि पूछे जाते हैं चांद से संबंधित तो आपको ध्यान में रखना है। चांद, शशि, राकाइस, रजनीश, मयक आदि कई ऐसे होते हैं, दो चिन्ह और होते हैं
देखो सूर्य, सूर्य का क्या होता है? रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है ना। इस प्रकार के जो पर्यायवाची किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से आकाश के, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष, उसी प्रकार से अंतरिक्ष, आकाश, अंतरिक्ष, और हो जाएगा आपका आकाश, अंतरिक्ष, और उसके अलावा भी अपन बात करते हैं व्योम, ठीक है ना, व्योम इत्यादि। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। व्योम का क्या होने वाला है, अर्थ क्या होने वाला? आकाश, व्योम, अंतरिक्ष। तो ये जो है सारे शब्द इनके पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के चांद, शशि, आकाश, रजनीश, राकेश, ठीक है, रजनीश, मयंक, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अंतरिक्ष, व्योम। आगे चल के देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है, अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय आपको पूछा गया है अनुकरणीय, ठीक है ना। प्रत्यय यानी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द हैं। अनुकरण शब्द है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ, ये, ठीक है ना। यहाँ पर ई की मात्रा लग रही है, आपको दिख रहा है, ये पीछे है ये प्रत्यय इसके साथ में जुड़ा हुआ, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। अब आगे जो प्रश्न आ रहा है 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, परोपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पीछे हमको पूछा गया है प्रत्यय और यहाँ पूछ लिया है उपसर्ग, ठीक है ना। उपसर्ग पूछ लिया गया है तो परोपकार, पर धन उपकार हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पर उपकार, परोपकार बनने वाला, पर धन उपकार, परोपकार हो जाएगा, ठीक है ना। ए के साथ में, ए के सामने उ आने से इसका ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ओ हो रहा है, ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है ना। और ए, ओ और ए की मात्रा ये किस संधि के अंदर आती है? ये संधि होती है आपकी गुण स्वर संधि, ठीक है ना। गुण स्वर संधि के अंदर इसको शामिल किया जाता है और पर उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यानी परोपकार, यानी पर का मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है या परोपकार कहलाता है। आगे देखें, जो दिखाई नहीं दे उसके लिए एक शब्द कौन सा आने वाला है? जो दिखाई न दे उसके लिए आता है शब्द अदृश्य, अलक्षित, अगोचर या दृष्टिहीन। यहाँ पर इसका सही अर्थ हो जाएगा अगोचर, जो दिखाई न दे, ठीक है ना। अगोचर का एक अर्थ यहाँ पर, इसका अर्थ देखो अलग अलग एकदम, अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे वो अदृश्य हो जाएगा, एक नंबर इसका सही हो जाएगा। और जो इंद्रियों से परे होता है, जो इंद्रियों से परे हो उसका अर्थ हो जाएगा अगोचर, यानी जो इंद्रियों से जो अलग हो या इंद्रियों से जो परे हो वहां पर अगोचर हो जाएगा। अलक्षित, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, अलक्षित हो जाएगा। और दर्शीहीन अर्थात जिसको देख ही नहीं पा सकते या देख नहीं सकता उसे दर्शीहीन कहते हैं, ठीक है ना। आगे चल के देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है, स्वाध्याय शब्द में कौन सी संधि है? स्वाध्याय शब्द में कौन सी संधि है? अब संधि के सवाल बार बार आ रहे हैं। स्वाध्याय शब्द में कौन सी संधि है ये पूछ लिया गया आपको। तो स्वाध्याय शब्द के अंदर संधि पूछी है, स्वम और अध्याय, ठीक है ना। स्वाध्याय, स्वम के द्वारा अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। यहाँ पर अध्ययन भी लिख सकते हैं, अध्याय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ए और ए मिलकर के आ बन रहा है। आ की संधि में बनना हमने पीछे देखा था, दीर्घ स्वर संधि के अंदर बन रहा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न आ रहा है, समास से संबंधित प्रश्न आया है फिर से। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो, या कह सकते हैं शक्ति के अनुसार। यहां पर जो है
प्रथम पद हमेशा अवयव है, और अवयव किस समास में होता है? प्रथम पद अवयव होता है, वो अवयव भाव समास होता है, जिसका प्रथम पद अवयव होता है। यहां पर जो है यथाशक्ति, यथा है, यथा प्रति, ठीक है ना, यथा प्रति आ, इस प्रकार के अवयव शब्द यदि किसी भी शब्द से पहले लगते हैं और वो लिंग एवं वचन के अनुसार बदलते नहीं है, वहां पर हमेशा अवयव भाव समास होता है, यह इसकी पहचान होती है। इसका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसी प्रकार से लगातार हमने 30 प्रश्न लेकर के व्याकरण से संबंधित समास, संधि, अवयव, प्रत्यय रूप से ज्यादा सवाल आए थे। तो यहाँ पर हमने जो अच्छी तरीके से समझा इसको, किस प्रकार से इसको हल करना है और कहां से उत्तर को पहचान करना है। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आगे शेयर करें और इसको पूरा देखें। यदि पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। इसको पूरा देखें और लगभग इसको लाइक और आगे से आगे शेयर करें, जिससे बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।